Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about floods in Kaziranga that are often destructive but yet necessary. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam environment point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं. एज आई टोल्ड यू, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड इन काजीरंगा नेशनल पार्क. और इस साल यानी कि 2020 में वी आर विटनेसिंग 6th वर्स्ट फ्लड सिंस 1988. यानी कि पिछले 32 सालों में ये छठा सबसे डिफ़िकल्ट और वर्स्ट फ्लड आया है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर. सो फार 86 एनिमल हैव फाउंड डाइड ऑफिशियली. बाकी तो कितने सारे ऐसे मर गए होंगे जो हमें पता भी नहीं चला होगा. और इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि वैसे तो फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बट फिर भी फ्लड से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं फ्लड के टू काजीरंगा इकोसिस्टम. तो बेसिक आइडिया जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि फ्लड एसेंशियल पार्ट है काजीरंगा इकोसिस्टम का, लेकिन वो कंट्रोल्ड मैनर में आना चाहिए. अगर मैसिव फ्लड आ जाता है, बिग फ्लड आ जाता है, देन दैट लीड्स टू बिगर डिस्ट्रक्शन. अदरवाइज हर साल अगर कंट्रोल्ड फ्लड आए काजीरंगा के अंदर, देन इट इज़ गुड फॉर काजीरंगा इकोसिस्टम. सो जरा सब समझते हैं कि हाउ फ्लड इज़ गुड फॉर काजीरंगा. आखिर फ्लड से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं काजीरंगा को. तो सबसे पहला फ़ायदा होता है दैट फ्लड ब्रिंग्स फ्रेश अलूवियल सिल्ट्स. तो देखो, जब हर साल फ्लड आता है तो ब्रह्मपुत्रा का पानी इस एरिया में फैल जाता है, काजीरंगा वाले एरिया में फैल जाता है. और ब्रह्मपुत्रा का वाटर अलोंग विथ इट ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ सिल्ट, छोटे छोटे सैंड डिपोजिट्स जिसको सिल्ट कहते हैं. दीज फ्रेश सिल्ट्स आर वेरी फर्टाइल, जिनको हम खादर भी कहते हैं. और ये जो फ्रेश सिल्ट है वो ब्रह्मपुत्रा के पानी के साथ आता है इस काजीरंगा वाले एरिया में. और वो जब एक बार फ्लड का सीज़न ख़त्म हो जाता है, देन दिस फ्रेश सिल्ट एक्ट्स एज अ गुड सोर्स फॉर जेनरेटिंग फॉरेस्ट. अलग अलग तरह के फॉरेस्ट जैसे मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट या अलूवियल ग्रासलैंड्स इस एरिया में उगते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रेश सिल्ट्स ब्रॉट बाई ब्रह्मपुत्रा फ्लड इन दिस रीजन. और इन फ्रेश सिल्ट्स के कारण ही हर साल बहुत सारे इस तरह के एलिफेंट ग्रास उगते हैं काजीरंगा इकोसिस्टम में. आप देख सकते हैं एलिफेंट ग्रास कितने डेंस होते हैं और उनकी कितनी ज़्यादा हाइट होती है. इवन एक एलिफेंट भी इस एलिफेंट ग्रास के अंदर छुप सकता है. तो इन एलिफेंट ग्रास को सपोर्ट करता है जो फ्रेश सिल्ट लाया जाता है फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा दैट कम्स एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दिस फ्लड. और अगर ये फ्रेश सिल्ट हर साल ना आए, अगर फ्लड हर साल ना आए काजीरंगा इकोसिस्टम में, तो ये फ्रेश सिल्ट भी नहीं आएगा. और अगर फ्रेश सिल्ट नहीं आएगा तो इस तरह के जो वेजिटेशन है वो उग नहीं पाएंगे काजीरंगा में. और इस तरह के वेजिटेशन दे एक्ट एज ए फॉडर फॉर एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनो ऑफ काजीरंगा. तो एक तरीके से ये सिल्ट दैट कम्स विथ फ्लड इज़ एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ काजीरंगा इकोसिस्टम. तभी जाकर के घास उगते हैं और उन घास को खा करके इस तरह के लार्ज एनिमल जैसे कि एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनो सर्वाइव करते हैं. दूसरा बेनिफिट है फ्लड का दैट इट रेप्लेनिसेस काजीरंगा वाटर बॉडीज़. तो देखो, काजीरंगा के अंदर कई सारे इस तरह के छोटे वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स. तो हर साल जब फ्लड आता है तो उनका पानी वापस से भर जाता है. और इस तरीके से काजीरंगा का जो वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम है दैट इज़ ऑलवेज रिफ्रेश्ड, रिप्लेनिश्ड विथ हेल्प ऑफ द फ्लड दैट कम्स एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मानसून. और इस तरीके से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है काजीरंगा का, जो फिशेस हैं वो सर्वाइव करती हैं. तीसरा, फ्रीक्वेंट फ्लड एवरी ईयर हेल्प्स इन नेचुरल सिलेक्शन. तो जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि हर साल जब फ्लड आता है तो जो कमज़ोर, ओल्ड
एनिमल्स हैं, वीक ओल्ड एनिमल्स, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, दे डाई बिकॉज ऑफ दिस फ्लड। इसके कारण होता क्या है कि ओनली दोज एनिमल्स हु आर फिट, यंग एंड जेनेटिकली सुपीरियर, दे ओनली सर्वाइव। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है कि जो सुपीरियर जीन्स के एनिमल्स हैं, जो बेटर क्वालिटी के एनिमल्स हैं जेनेटिकली, वो सर्वाइव करते हैं। धीरे धीरे ओवरऑल ब्रीड क्वालिटी काजीरंगा की इम्प्रूव होते रहती है, क्योंकि जो वीकर वन हैं वो तो नेचुरली मरते जाते हैं और जो सुपीरियर हैं वो सर्वाइव करते हैं। जो सुपीरियर सर्वाइव कर जाता है जेनेटिकली, वो आपस में फिर से रिप्रोड्यूस करता है, तो फिर और सुपीरियर, जेनेटिकली सुपीरियर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, और इस तरीके से ओवरऑल जो ब्रीड क्वालिटी है वो काजीरंगा की इम्प्रूव होते रहती है बिकॉज ऑफ सच फ्लड्स दैट कम्स एवरी ईयर इन मानसून सीजन। लेकिन अगर ये फ्लड मैसिव हो जाए, बहुत लार्ज स्केल में आ जाए, देन इट कॉजेज मैसिव डिजास्टर ऑल्सो। तो फ्लड आना चाहिए, फ्लड के हमने फ़ायदे देख लिए, लेकिन इन कंट्रोल्ड मैनर, इन रेगुलेटेड मैनर। इफ फ्लड बिकम्स मैसिव इट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू काजीरंगा इकोसिस्टम। और प्रॉब्लम क्या है, हाल फिलहाल में प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि पहले इस तरह का मैसिव फ्लड 10 सालों में एक बार आता था, वंस इन एवरी 10 ईयर ऑन एन एवरेज। लेकिन हाल फिलहाल में हम क्या देख रहे हैं कि हर दूसरे साल इस तरह का मैसिव फ्लड आ रहा है। दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम फॉर काजीरंगा इकोसिस्टम। अगर हाल फिलहाल का डेटा हम देखें तो पिछले 5 सालों में, फ्रॉम 2016 टू 2020, पिछले 5 सालों में बस 2018 ऐसा था जिस साल थोड़ा कंट्रोल्ड फ्लड आया। अदरवाइज 5 सालों में 4 साल हमने देखा है कि मैसिव फ्लड आया है काजीरंगा के अंदर। मैसिव फ्लड का एक टेक्निकल डेफिनेशन भी दे रखा है वहाँ के लोकल एक्सपर्ट्स ने कि अगर 60% पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क का डूब जाता है, देन वी कॉल इट मैसिव फ्लड। और पिछले 5 सालों में 4 बार मैसिव फ्लड आया है काजीरंगा के अंदर। और ये जो मैसिव फ्लड होता है इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैसिव फ्लड के कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स डूब जाते हैं, दे आर किल्ड बिकॉज ऑफ दिस मैसिव फ्लड। दूसरा, जब एकाएक से मैसिव फ्लड आता है, बहुत सारा पानी आता है, तो इस तरह के एनिमल्स एकाएक से फ्रेंजाइड हो जाते हैं, दे गेट जिटर्ड, और वो फिर इधर उधर भागने लगते हैं। और आप सबको पता है कि काजीरंगा से ही एडजेसेंट में नेशनल हाईवे नंबर 37 गुजरता है, तो इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स वो बिल्कुल भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिटर्स में आ जाते हैं, और वो फिर रोड्स पे इस तरह से भागने लगते हैं, एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स। उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स मैसिव नंबर्स में आसपास के गांवों में घुस जाते हैं बिकॉज ऑफ मैसिव फ्लड दैट सडनली हिट्स काजीरंगा नेशनल पार्क, जो हाल फिलहाल में आ रहा है। तो इस कारण से आसपास के गांवों में जब ये एनिमल्स स्ट्रे कर जाते हैं, दैट लीड्स टू मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी समझते हैं। तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट ने मिल करके जो इस मैसिव फ्लड से बचने का सॉल्यूशन निकाला है वो है आर्टिफिशियल हाईलैंड्स क्रिएट करना। अभी तक तो यही अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। इन आर्टिफिशियल हाईलैंड्स एन अप्रेज्ड एरिया इज़ क्रिएटेड। इस तरह का अप्रेज्ड एरिया, थोड़ा सा एरिया को अपलिफ्ट कर दिया जाता है। मैन मेड अप्रेज्ड एरिया हैं ये, दीज आर नॉट नेचुरल्स एरियाज, और इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाईलैंड। और अभी तक काजीरंगा के अंदर 144 आर्टिफिशियल हाईलैंड्स बनाए जा चुके हैं इन कोऑर्डिनेशन ऑफ असम गवर्नमेंट विथ यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन जो काजीरंगा के नेचुरल कंजर्वेशनिस्ट्स हैं, जो लोकल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, दे बिलीव दैट दीज आर्टिफिशियल हाईलैंड्स आर नॉट सस्टेनेबल सॉल्यूशन। ये सही सॉल्यूशन नहीं है। उसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया है। उन्होंने कारण ये कहा है कि देखो, फॉर सेंचुरीज, पिछले कई सालों से, इनफैक्ट 100 सालों से भी ज़्यादा से, बहुत सारे जो लोकल एनिमल्स हैं काजीरंगा के, वो फ्लड के टाइम में उनकी एक नेचुरल हैबिट है कि वो जो नेचुरल अपलैंड एरिया है जैसे कि कार्बी एंगलोंग प्लेटू, उधर जाते हैं। उनको इस तरह के आर्टिफिशियल हाईलैंड्स पे जाने की आदत नहीं है। तो सेंचुरीज से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। तो धीरे धीरे इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ देयर इंटरनल सेंस। तो इस तरह के जानवर जब फ्लड आता है तो वो आर्टिफिशियल हाईलैंड्स पे जाना नहीं चाहते हैं बिकॉज दे डो नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन दिस आर्टिफिशियल हाईलैंड। सो सडनली दीज आर्टिफिशियल हाईलैंड्स डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन देम, दे डू नॉट फाइंड इट सिक्योर। तो मजबूरी में कुछ जानवर चले जाते हैं, अदरवाइज बहुत सारे जानवर फ्लड के बावजूद भी इस पे जाना नहीं चाहते हैं और इस कारण से डूब के मर जाते हैं, क्योंकि उनको इस पे जाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। उनको नहीं लगता है कि वो हाईलैंड्स पे भी, इस तरह के आर्टिफिशियल हाईलैंड्स पे भी सिक्योर रह पाएंगे।
उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर बहुत सारे इस तरह के हाईलैंड्स बना दिए हमने, जो कि हाल फिलहाल में भारत सरकार असम गवर्नमेंट के साथ मिलकर के लगातार हाईलैंड्स बनाए जा रही है, तो उसके कारण होगा क्या कि इस तरह के बहुत सारे एरियाज़ अपरेज्ड हो जाएंगे, और जब फ्लड का पानी आएगा तो इन सारे एरियाज़ में नहीं जा पाएगा, और जब फ्लड का पानी इन सारे एरियाज़ में नहीं जा पाएगा तो नेचुरल सिल्ट जो ब्रह्मपुत्र का पानी फ्लड के साथ लेकर के आता है वो इन सारे एरियाज़ में नहीं आएगा, और जब नेचुरल सिल्ट नहीं आएगा तो इन सारे एरियाज़ में जो नेचुरल वेजिटेशन होता है काजीरंगा का, जैसे एलिफेंट ग्रास, वो नहीं उगेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आर्टिफिशियल हाईलैंड्स बनाएंगे तो धीरे धीरे जो नेचुरल वेजिटेशन है काजीरंगा का, जैसे एलिफेंट ग्रास, उसकी डेंसिटी कम होने लगेगी, और वो जो नेचुरल वेजिटेशन है काजीरंगा का वो बहुत इंपॉर्टेंट है काजीरंगा के लोकल एनिमल्स के लिए, जैसे कि वन हॉर्न राइनो या एलिफेंट्स को सर्वाइव करने के लिए। तो अगर हमने बहुत सारा हाईलैंड्स बना लिया तो पता चलेगा कि धीरे धीरे एलिफेंट ग्रासलैंड्स और इस तरह के जो अलग वेजिटेशन हैं जो इन एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जब वेजिटेशन ख़त्म हो जाएंगे तो ये जानवर अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। सो लॉन्ग रन में इट कैन कॉज लार्जर थ्रेट। शॉर्ट रन में फ्लड से एनिमल्स को बचाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये आर्टिफिशियल हाईलैंड ज़्यादा खतरा बन सकता है। सो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स का बताना है कि सॉल्यूशन है टू अलाउ नेचुरल पैसेज। देखो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, हमने इस ग्रीन कलर से यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है, और दूसरे साइड में है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी हर साल फ्लडेड होकर के इस काजीरंगा नेशनल पार्क में भर जाता है। और फिर दूसरे साइड में है कार्बी एंगलोंग हिल्स, और इन दोनों के बीचों बीच से गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 37। तो जो नेचुरल सॉल्यूशन है, जो सबसे वायबल सॉल्यूशन है कि इन एनिमल्स को कॉरिडोर्स प्रोवाइड किया जाए कि वो इस काजीरंगा नेशनल पार्क से निकल करके कार्बी एंगलोंग हिल्स के ऊपर चले जाएं ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। तो यहाँ से ये निकल करके एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनो, स्वैम्प डियर्स, ये सब यहाँ से निकल करके कार्बी एंगलोंग हिल्स पे जा सकते हैं ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, और जब एक बार फ्लड का पानी चला जाएगा तो वापस दे कैन गो बैक। और यही प्रैक्टिस ये एनिमल्स पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने हाईवे बना दिया, नेशनल हाईवे नंबर 37, कई सारे घर बना दिए हमने आसपास में, प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलप कर दी है, तो इस कारण से इनके जो नेचुरल कॉरिडोर्स हैं दैट कनेक्ट्स काजीरंगा नेशनल पार्क विद कार्बी एंगलोंग हिल्स वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और इस कारण से बहुत सारे एनिमल्स अब डूब डूब करके मर रहे हैं इन काजीरंगा नेशनल पार्क। एक तो फ्लड की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, और दूसरा हमने उनके नेचुरल कॉरिडोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो सॉल्यूशन यही है कि वापस से इनके नेचुरल कॉरिडोर्स को रिवाइव किया जाए टू इंश्योर सेफ पैसेज टू दीज एनिमल्स ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क टू कार्बी एंगलोंग हिल्स ड्यूरिंग फ्लड टाइम। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही हर तरह की माइनिंग एक्टिविटी या न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इवन ऑन प्राइवेट लैंड्स को बैन कर दिया था ऑन 9 एनिमल कॉरिडोर्स दैट कनेक्ट्स काजीरंगा नेशनल पार्क विद कार्बी एंगलोंग हिल्स। इनफैक्ट भारत सरकार ने एक 35 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाईओवर बनाने का भी प्रपोजल पास किया है। एक फ्लाईओवर यहाँ से पास कराया जाएगा 35 किलोमीटर लंबा, जो ये नेशनल हाईवे 37 के ऊपर से इस तरह से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी एनिमल कॉरिडोर्स हैं वो नीचे नीचे से इस काजीरंगा नेशनल पार्क को कार्बी एंगलोंग हिल से कनेक्ट करेंगे, और ऊपर से हमारा फ्लाईओवर गुजर जाएगा, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी रुकेगा नहीं, एंड अननेसेसरी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट एंड रोड एक्सीडेंट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स विल बी अवॉइडेड। The next article is taken from international segment. It is about Tibet issue. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं। देखो, दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर लोब्सांग सांगे हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे शब्द में उनको कह सकते हैं तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल। और ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है आसाम ट्रिब्यून ने, और इस इंटरव्यू में डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने कहा है कि ही इज़ होपफुल कि जो तिब्बत का इशू है वो चाइना के साथ बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तिब्बत इशू को, जो चाइना के साथ उसका डिस्प्यूट है, उसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो, तिब्बत एक प्रोविंस है इन सदर्न चाइना रीजन। ये प्रोविंस आप देख सकते हैं तिब्बत का, एंड तिब्बत वाज इंडिपेंडेंट टिल 1950। लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत को पे अटैक किया और इसको फोर्सफुली अक्वायर कर लिया।
और तिब्बत के जो लीडर हैं दलाई लामा जिनको कहते हैं, दलाई लामा इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ तिब्बतन पीपल। यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, महायान बुद्धिस्ट के लोग, और उन लोगों के जो लीडर हैं वो उनको दलाई लामा कहते हैं। और ही इज़ बोथ रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर। तो जो उनके बेसिक पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं वो भी दलाई लामा लिया करते थे 1950s तक, और जो रिलीजियस एक्शंस थे वो तो दलाई लामा करते ही करते थे। तो दलाई लामा जो इनके पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स थे, ही फ्लेड टू इंडिया इन 1959। तो दलाई लामा ने 1959 में तिब्बत को छोड़ दिया और वो आकर के इंडिया में उन्होंने शरण मांगी। ही सॉट रिफ्यूज इन इंडिया, और इंडिया ने उनको अपने देश में शरण भी दी और उनके लिए एक स्पेशल सीट बनाया गया, उनकी एक ऑफिस बनाई गई इन धर्मशाला ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1959। ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है दैट लीड टू इंडिया चाइना वॉर इन 1962, क्योंकि जब इंडिया ने दलाई लामा को अपने देश में रेफ्यूज दिया, शरण दी, तो चाइना के मन में एक तरह का सस्पिशन क्रिएट हुआ दैट परहैप्स इंडिया वांट्स टू इंटरफेयर इनटू तिब्बत इशू ऑफ चाइना। और इस कारण से फिर दोनों कंट्रीज़ के बीच में सस्पिशंस क्रिएट हुए। धीरे धीरे दैट लीड टू Sino-India War or India-China War of 1962. And since then, China acquired Tibet and conducted atrocities on Tibetan monks. जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिब्बत के लोग ट्रेडिशनली दे आर महायान बुद्धिस्ट, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे उनका रिलीजियस इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है। कई सारे मॉन्क्स यहाँ पे रहते हैं। उन सारे मॉन्क्स के ऊपर चाइनीज़ आर्मी ने एट्रोसिटीज़ कंडक्ट किया, फोर्स्ड अबॉर्शन कराए गए, स्टेरिलाइजेशन ऑफ तिब्बतन वुमेन in order to control population and transfer of low income Chinese citizens। तो जो लो इनकम के पुअर चाइनीज़ सिटीजन्स थे उनको ला करके यहाँ तिब्बत में सेटल कराना शुरू कर दिया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। तो ओवरऑल इससे हुआ क्या कि तिब्बत की जो कल्चर है, जो उनका ओवरऑल प्रैक्टिस है, वो सब कुछ थ्रेट पे आ गया because of Chinese illegal acquisition in 1950 and then all such actions like forced abortion, forced sterilization and transfer and settlement of low income Chinese into this area। तो दलाई लामा को, जैसा मैंने आपको कहा कि 1959 में उन्होंने तिब्बत छोड़ दिया और इंडिया में आकर के उन्होंने शरण मांगी भारत सरकार से, और भारत सरकार ने उनके लिए एक सीट या एक ऑफिस क्रिएट किया धर्मशाला में, और वहाँ से फिर वो रन करना शुरू किया उन्होंने तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल एट धर्मशाला। तो गवर्नमेंट इन एक्साइल का क्या मतलब होता है वो भी समझते हैं। तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट इन एक्साइल। अ गवर्नमेंट इन एक्साइल इज़ द वन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट्स ओन टेरिटरी बट स्टिल इट क्लेम्स टू बी द लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड ऑपरेट्स फ्रॉम सम अदर प्लेस। जैसे कि अब ये है तिब्बत का टेरिटरी, लेकिन तिब्बत की सरकार का इस टेरिटरी पे कंट्रोल नहीं है, वो कहीं और किसी दूसरे ऑफिस से ऑपरेट कर रही है और फिर भी वो लीगल क्लेम करती है इस एरिया पे। वैसे सरकार को हम कहते हैं गवर्नमेंट इन एक्साइल। आपने इंडियन हिस्ट्री में भी ज़रूर पढ़ रखा होगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारत सरकार की गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाया था रंगून में। तो उसका मतलब ये था कि असली सरकार वो है जो रंगून में है, जिसकी ऑफिस, लेकिन अभी के लिए इंडियन टेरिटरी पे ब्रिटिशर्स का कब्जा है। ये मैं 1942 की बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही एक तरह की तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाई है दलाई लामा ने इन 1959 आई एम सो सॉरी, धर्मशाला में जिसका सीट रखा और जिसकी टेरिटरी इलीगल तरीके से चाइनीज़ ने कैप्चर कर रखा था। और इसका पर्पस था स्टार्टिंग में टू सिक्योर इंडिपेंडेंस फॉर तिब्बत। स्टार्टिंग में इसके हेड थे, इस तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल के हेड थे दलाई लामा। बाद में इसके हेड को बना दिया गया मिस्टर लॉबसैंग सांगाई को, जिनके इंटरव्यू के बेसिस पे ये आर्टिकल आया है। तो जरा देखते हैं कि व्हाट वेर द मेन डिमांड ऑफ तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल। तो 1959 में तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाया गया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। 1959 से लेकर के 1974 तक तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल का मेन डिमांड था टू गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत फ्रॉम चाइना। यानी कि 1950 से पहले जो स्टेटस था
दैट तिब्बत वाज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम चाइना। ये डिमांड था तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल का अंडर दलाई लामा। बाद में 1974 के बाद से इस डिमांड को चेंज कर दिया दलाई लामा ने। उसके बाद से उन्होंने कहा कि ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट ओवरऑल सोवरेनिटी ऑफ चाइना, मतलब चाइना का कंट्रोल वो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, बट तिब्बत के लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़, अत्याचार बंद करना होगा चाइना को, और तिब्बत को एक तरह से ऑटोनोमस गवर्नेंस देना होगा। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे ट्राइबल एरियाज़ को, ट्राइबल रीजन्स को ऑटोनोमस गवर्नेंस दिया गया है, सम सॉर्ट ऑफ कार्बी एंगलोंग रीजन को दिया गया है, अंडर शेड्यूल 6 आपने पढ़ रखा होगा। तो वैसे ही एक तरह का ऑटोनोमस स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाना चाहिए तिब्बत गवर्नमेंट के लिए, और चाइनीज़ गवर्नमेंट को तिब्बतन मॉन्क्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ को ख़त्म करनी होगी। ये डिमांड दलाई लामा ने रखा 1974 में। तो 1974 से पहले वो डिमांड कर रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट आफ्टर 1974 उन्होंने डिमांड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, लिबरलाइज कर दिया, और उन्होंने इस डिमांड को चेंज कर दिया। और इस अप्रोच को कहते हैं मिडल वे अप्रोच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल तिब्बत गवर्नमेंट। मिडल वे अप्रोच मतलब बीच का रास्ता, पूरी इंडिपेंडेंस भी नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए और एट्रोसिटीज़ बंद होनी चाहिए। कुछ रिसेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स देख लेते हैं वेयर वर्ल्ड कंट्रीज हैव शोन सपोर्ट टू तिब्बत्स कॉज। यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को रिक्वेस्ट किया है कि तिब्बत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। हाल फिलहाल में आपको पता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की समिट हुई थी, वैसे ही कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन और चाइना की भी समिट हुई थी, और उसमें यूरोपियन यूनियन ने ये इशू रेज किया था कि तिब्बत के अंदर जो आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं उसको आपको रोकना चाहिए। उसके अलावा एक एक्ट यूएस कांग्रेस के अंदर रखा गया है, एक बिल जिसका नाम है तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, and this act talks about human rights of Tibetan people and conserving human rights, preserving human rights of Tibetan people। और ये एक्ट यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ऑलरेडी पास भी हो चुका है। तो इस तरह से दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ तिब्बत के लोगों के लिए और उनके ह्यूमन राइट्स के लिए कंसर्न रेज कर रही हैं हाल फिलहाल में, और इस कारण से डॉक्टर लोब्सेंग सांगाई ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि ज़रूर कोई ना कोई तिब्बत से रिलेटेड एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा तिब्बत और चाइना के बीच में, और तिब्बत को उसकी ऑटोनॉमी मिल जाएगी। दलाई लामा के बारे में भी ज़रा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने कहा, दलाई लामा इज़ नॉट ए पर्सन, इट इज़ ए पोजीशन, इट इज़ ए पोस्ट। और तिब्बत के लोग दे आर महायान बुद्धिस्ट। महायान बुद्धिस्ट मतलब आपको पता है दैट दे बिलीव इन रीबर्थ। उनके एक स्पेशल तरह के गॉड होते हैं जिनको वो लोग अवलोकितेश्वर कहते हैं। अवलोकितेश्वर इज ए काइंड ऑफ बोधिसत्वाज। बोधिसत्वाज महायान बुद्धिस्ट के वो लोग होते हैं जो इस दुनिया में बार बार जन्म लेते हैं दूसरे बुद्धिस्ट लोगों को उनकी निर्वाण प्राप्ति कराने के लिए। तो लोगों को असिस्ट करने के लिए बोधिसत्वाज जन्म लेते हैं बार बार, अकॉर्डिंग टू महायान ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज़्म, कि बाकी जो लोग हैं उनकी निर्वाण की प्राप्ति हो सके, उनको वो गाइड कर सके कि कैसे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो उसी तरह के एक बोधिसत्वा हैं अवलोकितेश्वर, और इन महायान बुद्धिस्ट जो तिब्बत के महायान बुद्धिस्ट उनका ऐसा मानना है कि दलाई लामा इज नथिंग बट अवलोकितेश्वर बोधिसत्वा ऑफ महायान बुद्धिज्म, और वो बार बार जन्म लेते हैं। जब उनकी मौत हो जाती है तो फिर अगला वो दलाई लामा अपॉइंट करते हैं। एक बच्चे को अपॉइंट किया जाता है दलाई लामा, जो माना जाता है कि जो वो पुनर्जन्म होता है अवलोकितेश्वर बोधिसत्वा का। तो इस तरीके से दलाई लामा बार बार अपॉइंट किए जाते हैं। एंड द करेंट दलाई लामा इज 14th दलाई लामा इन सक्सेशन। The next article is taken from economy segment. It is about digital tax in India. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 अप्रैल 2020 को एक अनाउंसमेंट किया था जिसके हिसाब से एन इक्वलाइजेशन लेवाई ऑफ 2% ऑन ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एप्लीकेबल। तो ये क्या है इक्वलाइजेशन लेवाई, इसको हम समझेंगे। लेकिन इसी तरह का
एक इक्विलाइजेशन लेवाई ऑफ 6% इज ऑलरेडी इन प्लेस इन इंडिया सिंस 2016 ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़। तो एक इस तरह का इक्विलाइजेशन लेवाई ऑलरेडी 6% का हमारे देश में एप्लीकेबल है। अब 2% का अलग इक्विलाइजेशन लेवाई ऑन ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इस साल 1 अप्रैल 2020 से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जो पहले से एप्लीकेबल है इक्विलाइजेशन लेवाई ऑन ऑनलाइन सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, उनके बारे में पहले समझते हैं। देखो, यह डिजिटल टैक्स इन इंडिया 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था। अकॉर्डिंग टू डिजिटल टैक्स rate 6% tax will be applicable on non-resident digital advertisement service provider like Google, Facebook, and it will be applicable for B2B transaction, मतलब business to business transaction worth more than 1 लाख। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखो, मान लो पार्ले जी एक कंपनी है, तो ये एक बिजनेस है। पार्ले जी इज ए कंपनी, इट्स अ बिजनेस। और अगर इस पार्ले जी कंपनी को किसी दूसरे डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर पे जैसे गूगल पे अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना है, देन इट विल बी B2B ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। और अगर ये ट्रांजैक्शन गूगल पे, फेसबुक पे, इस तरह के कई सारे नॉन रेजिडेंट मतलब जो हमारे देश के नहीं हैं और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन पे अगर इस पार्ले जी कंपनी को अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट दिखाना है, और अगर इस डिजिटल एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट 1 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में इस कंपनी पार्ले जी को 6% टैक्स देना होगा भारत सरकार को, जिसको कहा गया इक्वलाइजेशन लेवाई ऑफ 6% ऑन नॉन रेजिडेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस केस में अगर मान लो कि 1 लाख का ऐड दिखाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इन दोनों कंपनी ने बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तो उस केस में इस कंपनी को, पार्ले जी कंपनी को 6,000 रुपये यानी कि 6% इस अमाउंट का भारत सरकार को टैक्स की तरह देना होगा एज इक्विलाइजेशन लेवाई। तो इक्विलाइजेशन लेवाई से भारत सरकार की पिछले 3 सालों में काफ़ी कमाई भी हुई है। वहाँ पे डेटा भी हमने दे रखा है। 2016-17 में 338 करोड़ वॉज द अर्निंग, 2017-18 में 589 करोड़, 2018-19 में 939 करोड़। तो लगातार जब इक्विलाइजेशन लेवाई से भारत सरकार की कमाई बढ़ती रही फ्रॉम 2016 इटसेल्फ, तो भारत सरकार ने इस इक्विलाइजेशन लेवाई को बाकी फील्ड्स में भी एक्सपैंड कर दिया है फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। इसको एक तरह से डिजिटल टैक्स भी कहते हैं और कुछ लोग इसको गूगल टैक्स भी कहते हैं, लेकिन वो सब कॉमन नेम है। द राइट टेक्निकल नेम इज इक्विलाइजेशन लेवाई। तो अब एक नया डिजिटल टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है 2020 में। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फाइनेंस मिनिस्ट्रीज मूव, इट विल इम्पोज एन इक्विलाइजेशन लेवाई ऑफ 2% ऑन ई कॉमर्स सप्लाईज एंड सर्विसेज फ्रॉम अप्रैल 1। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या बिग बास्केट, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं, मेक माई ट्रिप, उन सब पे 2% अब एक्स्ट्रा डिजिटल टैक्स लगेगा। और इंडिया अकेला ऐसा कंट्री नहीं है जिसने इस साल इस तरह का डिजिटल टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके, ग्रीस एंड इटली हैव इम्प्लीमेंटेड सिमिलर टैक्स, डिजिटल टैक्स दिस ईयर। उसके अलावा एशिया के अंदर भी वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया हैव इंट्रोड्यूस सिमिलर इक्वलाइजेशन लेवाई। The next article is taken from Assam segment. It is about Assam government's willingness to open school in July itself. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam education point of view. देखो, ये न्यूज़ आर्टिकल क्या कह रहा है दैट हाल फिलहाल में ऑन 15 जुलाई HRD मिनिस्ट्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग की रिगार्डिंग स्कूल सेफ्टी प्लान। मतलब सरल शब्दों में कहें तो कैसे सेफ्टी के साथ स्कूल्स को ओपन किया जा सकता है, ये डिस्कस करने के लिए 15 जुलाई को HRD मिनिस्ट्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग रखी। और इसमें असम सरकार एक ऐसी अकेली स्टेट गवर्नमेंट थी जिसने विलिंगनेस दिखाया टू ओपन देयर स्कूल फ्रॉम 31 जुलाई इटसेल्फ। इंडिया के कम से कम 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज तो ऐसे थे जिन्होंने प्लेन रिजेक्ट कर दिया। दे सेड कि अभी वो इस हालात में नहीं है टू टेक डिसीजन कि कब स्कूल कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, लेकिन असम सरकार ने कहा कि इट इज़ विलिंग टू ओपन इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 31 जुलाई। जबकि दिल्ली, हरियाणा, बिहार और चंडीगढ़ सरकार ने कहा दैट दे आर विलिंग टू ओपन देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अगस्त, जबकि कुछ एक गवर्नमेंट्स ने कहा दैट दे आर विलिंग टू ओपन देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम सितंबर। अब अभी तक कोई फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, बट दिस इज़ द ओनली न्यूज़ आर्टिकल वेयर द असम गवर्नमेंट हैज सेड कि इट इज़ रेडी टू ओपन इट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 31 जुलाई।
अब आज एक क्वेश्चन एक टॉपिक लेंगे हम फ्रॉम क्वेरी सेगमेंट। देयर इज अ क्वेरी टू एक्सप्लेन साउथ अटलांटिक एनोमली। तो साउथ अटलांटिक एनोमली कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें थोड़ा बेसिक्स देखना होगा। देखो, ये बेसिक आप सब जानते भी होंगे दैट आवर अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, राइट। तो हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलते हैं, वैसे ही हमारे अर्थ से भी मैग्नेटिक फील्ड्स निकलते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल है, उस साइड में हमारे अर्थ का जो नॉर्थ जोग्राफिक नॉर्थ है, उस साइड में हमारे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जिस साइड में हमारा अर्थ का जोग्राफिक साउथ पोल है, उस साइड में हमारा अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो इस तरह का ओरिएंटेशन है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बदलता रहता है, और लगभग 2.5 लाख सालों में ऐसा होगा कि अर्थ का फिर से मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से घूम करके नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ जाएगा, नॉर्थ जोग्राफिक फील्ड के साथ, जोग्राफिक पोल के साथ, और साउथ मैग्नेटिक पोल घूम करके लगभग 2.5 लाख सालों बाद घूम करके आ जाएगा जोग्राफिक साउथ पोल के साथ। तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये फिक्स्ड नहीं है, जबकि जोग्राफिक नॉर्थ एंड जोग्राफिक साउथ पोल ये फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस जिस पे हमारा अर्थ रोटेट करता है। तो ये तो बेसिक्स की बातें हो गई। अब जरा समझते हैं अबाउट दिस कॉन्सेप्ट साउथ अटलांटिक एनोमली। तो देखो, अकॉर्डिंग टू जोग्राफर्स एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अर्थ का, ये लगातार कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, और पिछले 200 सालों में लगभग ये 9% वीक हो चुका है। उसकी जो मैग्नीट्यूड थी, जो पावर थी, उससे 9% वो कमज़ोर हो चुका है पिछले 200 सालों में। तो कमज़ोर तो ये हर जगह से हो रहा है, हमारे पूरे अर्थ पे यूनिफॉर्मली ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कमज़ोर हो रहा है। लेकिन एक इसमें एनोमली भी है, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन भी है, जिसको कहते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। हर जगह से कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ये जो साउथ अटलांटिक वाला रीजन है, जो इस फिगर में हमने दिखा रखा है, यहाँ पे ये ज़्यादा फास्टर रेट से कमज़ोर हो रहा है। इट इज़ वीकनिंग एट ए इंटेंसिफाइड रेट, और इस कारण से यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये साउथ अटलांटिक रीजन के ऊपर, खासकर ये साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट अफ्रीकन रीजन के ऊपर, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अर्थ का, वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, और इसको हम कहते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। मतलब एक तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस, हर जगह कमज़ोर हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस जगह जाकर के ये कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस एनोमली इज़ नॉट क्लियर, क्योंकि ओवरऑल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों कमज़ोर हो रही है, उसके पीछे भी कोई कंक्रीट रीजन अभी तक नहीं दिया है जोग्राफर्स ने, साइंटिस्ट ने। और साउथ अटलांटिक एनोमली के पीछे भी किया, यानी कि एग्जैक्टली इस रीजन पे क्यों मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा वीक हो रहा है, उसका भी अभी तक कारण हमें नहीं पता चला है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से इससे रिलेटेड देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज वैन एलन रेडिएशन। तो देखो, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट इज ए जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम द सन and they are captured and held around the earth by earth's magnetic field। तो इस फिगर को देखो, ये जो येलो कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, दे आर एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स, प्रोटॉन पार्टिकल्स, जो सन से आ रहे हैं, और सन ने उनको एक्सेसिव एनर्जी दी है, इस कारण से वो मूव कर रहे हैं टुवार्ड्स अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। और हमारा अर्थ जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण बहुत सारे इस तरह के चार्ज पार्टिकल जो सन से आ रहे हैं, वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं, उसके साथ फंस के रह जाते हैं, और इसको हम कहते हैं वैन एलन बेल्ट। तो जो वैन एलन रेडिएशंस या जो चार्ज पार्टिकल्स हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ फंस के रह जाते हैं, उसके साथ ट्रैप होकर के रह जाते हैं, उसको हम कहते हैं वैन एलन बेल्ट। अब देखो, इसको साउथ अटलांटिक एनोमली के साथ जोड़ करके देखते हैं। अब इस जगह पे साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गया है, तो इस कारण से इस रीजन में साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर ये जो वैन एलन रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा अर्थ के नज़दीक पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गया है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गया तो ये वैन एलन रेडिएशन हमारे धीरे धीरे अर्थ एटमॉस्फेयर में घुस रहा है। पहले कैसा था कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्टेड लाइक ए शील्ड अगेंस्ट दिस वैन एलन रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। लेकिन अब जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो रहा है वहाँ पे ये वैन एलन रेडिएशन धीरे धीरे अर्थ के नज़दीक आ रहा है, और ये जो एरिया है साउथ अटलांटिक एनोमली वाला एरिया, उसके ऊपर वैन एलन रेडिएशन हमारे अर्थ से बहुत नज़दीक आ चुका है। इट हैज़ कम इन द रेंज ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर।
सो जैसे जैसे हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता जाएगा, ये वैन एलन रेडिएशन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते जाएंगे, और अगर हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना रहे तो ये वैन एलन रेडिएशन हमारे अर्थ पे पूरी तरह से आ जाए, एंड दे विल डिस्ट्रॉय लाइफ ऑन अर्थ इन दैट केस, बिकॉज दे आर हाईली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ entire establishments, vegetation as well as life in form of animal. लेकिन ऐसा होने में काफ़ी टाइम लगेगा. It will take about millions of years for our earth magnetic field to get weakened enough so that the Van Allen radiation could enter into earth's atmosphere. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 548 to 550. Topic number 548 is Wormivate. A National Innovation Foundation of India has developed Wormivate, an indigenous herbal medication kind of dewormer in the form of commercial products for livestock owners. This National Innovation Foundation, it was set up in March 2000 in Ahmedabad, Gujarat with assistance of Department of Science and Technology, Government of India. Please attempt this question based on topic number 548. Topic number 549 is about New Development Bank. It was established in July 2015 by BRICS countries. It is headquartered at Shanghai, China. The aim of the bank is to mobilize funding for infrastructure and sustainable development. Its ownership structure is unique as the BRICS countries each have an equal share and no country has any veto power. Please attempt this question based on topic number 549. Topic number 550 is about Jim Corbett National Park. The Jim Corbett National Park lies in Nainital district of Uttarakhand. On 8th August 1936, under the United Province National Park Act, it became the first national park in India. उस टाइम इसका नाम था Haile National Park. In 1956, the same Haile National Park was renamed as Jim Corbett National Park. Please attempt this question based on topic number 550. This is the answer of question number 545 to 547 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.